Hello students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services। अब आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनलिज्म के बारे में। रीजनलिज्म क्या होता है, वो कब जाके थ्रेट बनता है, उसके कितनी तरीके की टाइप्स होती हैं, उसके पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं, हम सारी चीजें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं कि हम रीजन किसे कहते हैं। तो जो भी ज्योग्राफिकल कंटिन्यूअस एरिया है उसे हम क्या कहेंगे, रीजन कहेंगे, उसे एक रीजन की तरह देखा जाएगा। दूसरी चीज अगर हम बात करें, हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग आइडेंटिटी होती है, उसकी एक पर्टिकुलर कास्ट होती है, रेस होती है, रिलीजन होता है और अलग अलग तरीके की। इंडिया के अंदर हम बात करें, उसकी अलग अलग लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ अलग हो सकती है, कंट्री अलग हो सकती है। तो आइडेंटिटी की हम बात करें तो बहुत अलग अलग तरीके से देखी जा सकती है और अलग अलग उसके अंदर एस्पेक्ट हो सकते हैं। उसी में से एक एस्पेक्ट होता है रीजन वाला। तो जब एक ऐसा ग्रुप बनता है, वो इस बेसिस पे बनता है कि वो उस पर्टिकुलर रीजन में रह रहे हैं और वहां की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसे शेयर कर रहे हैं। तो जब ऐसी कंडीशन और ऐसी सारी चीजें बनती हैं, उस ग्रुप को हम बोलते हैं रीजनलिज्म, ठीक है, उस भावना को हम बोलते हैं रीजनलिज्म। तो आइए समझते हैं कि क्या इशू होता है रीजनलिज्म की वजह से। अब पहली चीज मुझे ये बताइए कि मैं गुजरात में रह रहा हूं, गुजरात के रीजन में रह रहा हूं, तो मुझे गुजराती कल्चर से काफी ज्यादा अफेक्शन है, ठीक है, मैं उसे काफी ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करता हूं, तो उसमें कुछ गलत है? वो तो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सबके पास आजादी है अंडर आर्टिकल 19, जिसको जो मन में आए बोले, जिसको जो चीज प्रोपोगेट करनी है वो कर सकता है। तो इसमें इशू क्या है? तो नॉर्मली रीजनलिज्म कोई भी तरीके का इशू क्रिएट नहीं करता। इशू तब हो जाता है जब हमारी जो रीजन की एस्पिरेशन है उसको हम नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर देखने लगते हैं। किसी भी तरीके से एक रीजन की जो इंटरेस्ट है, जो एस्पिरेशन है, वो नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर नहीं हो सकती। तो जब इस तरीके का रीजनलिज्म हमारे सामने आता है तो वो एक थ्रेट बन जाती है नेशनल इंटरेस्ट के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे क्या क्या रीजन रहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव डेप्रीवेशन। रिलेटिव डेप्रीवेशन की बात करें तो आप जब इंडिया को देखेंगे, आप देखेंगे कि अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके का डेवलपमेंट। इसी के अंदर अगर हम एग्जांपल लेके डिस्कस करें तो गोरखा नेशनलिस्ट लिबरेशन फोरम, ये चीज क्यों डेवलप हुई, ये मूवमेंट क्यों डेवलप हुआ? तो उसके पीछे एक बेसिक रीजन ये है कि जब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल के अंदर एक दार्जिलिंग का इलाका है। दार्जिलिंग का इलाका जो है बाकी कंपैरेटिवली काफी ज्यादा क्या है, अंडर डेवलप्ड है। अगर बाकी रीजन देखेंगे आप वेस्ट बंगाल के तो वो काफी ज्यादा डेवलप्ड है, और दार्जिलिंग के इलाके को देखेंगे तो वो अंडर डेवलप्ड है। तो उस रीजन के ऊपर ये चीज बनी। तो आप देख पा रहे हैं कि वहां क्या है, रिलेटिवली वो डिप्राइव्ड थे, इसके लिए ये चीज सामने आई। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के अंदर मूवमेंट चालू हुआ, वो मूवमेंट कौन से बेसिस के ऊपर चालू हुआ, आप मुझे ये बताइए। महाराष्ट्र के अंदर मेन इशू ये था कि महाराष्ट्रियंस जो हैं उन्हें ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कौन लेके जा रहा है? तो साउथ इंडियंस लेके चले जा रहे हैं और गुजरातीज लेके चले जा रहे हैं। इसीलिए क्या है, शिवसेना ने इसके ऊपर मूवमेंट चालू किया था। अगर आपको मालूम हो कि नेटिव्स फर्स्ट, जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं उन्हें जो है पहली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनके पास जो है रोजगार सबसे पहले होना चाहिए। तो ये चीज उन्होंने वहां पे सामने रखी। तो रिलेटिव डेप्रीवेशन से जो है रीजनलिज्म को बढ़ावा मिलता है। दूसरी चीज कल्चर। इंडिया के अंदर हम बात करें तो अलग अलग तरीके का कल्चर देखा जाता है। रीजनलिज्म बेसिकली करता क्या है, वो दो सेक्शन के अंदर बांट देता है, अस एंड देम। ये तो हम हैं और वो अलग है, तो ये एक डिवीजन क्रिएट करता है। कल्चर की बात करें तो इतने अलग अलग तरीके का कल्चर देखा जा सकता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आ गई। आप किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, आप क्या खाते हैं, आपका पहनावा क्या है। तो इसके बेसिस पे आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये बन जाता है रीजनलिज्म को डेवलप करने का, क्योंकि कोई भी आप अलग इंसान को देखेंगे, उसका पहनने का तरीका अलग होगा, उसका खाने का तरीका अलग होगा, तो आपको लगेगा कि वो अलग है, और ये फीलिंग डेवलप करती है रीजनलिज्म को। अब बात कर लेते हैं मॉडर्नाइजेशन की। जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो इसका मैं थोड़ा सा जो बोल सकते हैं ब्लेम मैं करना चाहूंगा तो ब्रिटिशर्स को करना चाहूंगा। जब ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक बेसिक अप्रोच अपनाया, जहां से हमें फायदा मिल रहा है उस एरिया को डेवलप कर लो, बाकी एरिया को ऐसे का ऐसे छोड़ दो। अब हिंदुस्तान तो एक है, हम सब हिंदुस्तानी हैं,
ठीक है, सब इंडियंस है। तो इसके अंदर एक एरिया काफी ज्यादा डेवलप्ड है और दूसरे एरिया में आप जाओ वहां प्रॉपर मींस भी नहीं है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के, तो ये दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या वो डिप्राइव्ड फील नहीं करेंगे? तो जो मॉडर्नाइजेशन हुई, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वो पर्टिकुलर एरिया में ही हुआ। अगर आपको एक रैंडम एग्जांपल लेके देखूं मैं, आप गुजरात को देखिए, गुजरात जितना डेवलप्ड है उस चीज को देखिए, महाराष्ट्र कितना डेवलप्ड है उस चीज को देखिए, बाकी नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, क्या रीजन वो उतना ही डेवलप्ड है? क्या उनके पास उतनी सुख सुविधाएं हैं? नहीं है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें, हम तो फिर भी प्लेन्स के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, हम तो प्लेन वाले इलाके में रह रहे हैं, वो तो वहां का जो इलाका है वो तो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, वहां तो उन्हें नेचुरल कैलेमिटीज भी बहुत सारी फेस करनी पड़ती। तो ये एक प्रॉब्लम बन जाती है कि मॉडर्नाइजेशन जो हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ है वो अनइवन हुआ है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कितने तरीके के जो है रीजनलिज्म इंडिया के अंदर देखा गए हैं। सबसे पहले यहां पे मेंशन किया गया है सुप्रा स्टेट रीजनलिज्म। तो जब मैं सुप्रा स्टेट की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे सेवरल स्टेट, ये साथ में आते हैं और ये अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। इंडिया के अंदर आप एक चीज देख पा रहे होंगे, नॉर्थ साउथ डिवाइड एज सच कुछ नहीं है, ये मैंने एक कल्चरल डिवाइड बताया, ठीक है। दोनों का कल्चर काफी ज्यादा अलग है। यहां तक कि हमारे उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का यह तक कहना था कि मुझे लगा नहीं था कि कभी भी पाकिस्तान बनेगा, मुझे रादर लगा था कि इंडिया जो है नॉर्थ साउथ वाले मैटर में कुछ उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, वहां पे कुछ इशू खड़े हो सकते हैं। तो यहां पे आप ये चीज देख सकते हैं कि नॉर्थ साउथ वाले जो हैं वो अपना एक अलग आइडेंटिटी है उनकी, और उसे प्रिजर्व करने के लिए वो पूरे पर्टिकुलर रीजन को एक साथ देखते हैं। जब नॉर्थ और साउथ की बात आती है तो साउथ के सारे जो स्टेट्स हैं वो एक साथ आ जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए एंटी हिंदी कैंपेन, ये हमने सोचा था कि 15 साल बाद हम हिंदी को इंप्लीमेंट करेंगे चारों तरफ, बट वो चीज नहीं हो पाई। फिर 1963 के अंदर कंटिन्यू किया गया इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज। तो ये सारी चीजें, जब भी हिंदी इंपोज करने की कोशिश की जाती है इन स्टेट्स के ऊपर, तो यहां से जो है आवाज उठती है कि हम इसे सहन नहीं करेंगे। ये एक रीजनलिज्म का मैटर, ठीक। तो ये वाले रीजनलिज्म को हम क्या कहेंगे, सुप्रा स्टेट रीजनलिज्म, क्योंकि यहां कोई एक पर्टिकुलर स्टेट नहीं, एक से ज्यादा स्टेट्स। आगे चलते हैं और दूसरे टाइप के रीजनलिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। सो दूसरे टाइप के रीजनलिज्म की जब हम बात करते हैं तो वो है इंटर स्टेट रीजनलिज्म। तो इंटर स्टेट रीजनलिज्म कौन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इशू रिलेटेड टू बॉर्डर, यहां पे आप एग्जांपल देख सकते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका का, उनके बीच में क्या स्टेट बाउंड्रीज को लेके इशू चलते रहते हैं कि ये वाला इलाका हम में आएगा, ये वाला डिस्ट्रिक्ट हम में आएगा, दूसरा बोलता है नहीं ये आपका नहीं है हमारा है। दूसरी चीज शेयरिंग ऑफ वाटर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस पे तो कितने स्टेट्स के एग्जांपल दूं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। देख लीजिए पंजाब और हरियाणा में क्या चल रहा है, वाटर इश्यूज की वजह से चल रहा है। तो हर कोई चाहता है कि उनकी तरफ पानी ज्यादा आए, ठीक है, एक ये हो गया। तीसरा, फाइट ओवर लोकेशन ऑफ सेंट्रल प्रोजेक्ट्स। अब आईटी कंपनीज कहां लगेंगी, आंध्र प्रदेश में लगेंगी कि बिहार पे लगेंगी, उस चीज के रिलेटेड जो है फाइट चलती रहती है। तो ये चीजें जो है ये डेवलप करती है रीजनलिज्म की फीलिंग को, क्योंकि अब आप ये चीज देखिए कि एक रिसोर्स के ऊपर लड़ाई हो रही है। तो जब रिसोर्स के ऊपर लड़ाई हो रही है और स्पेसिफिकली लड़ाई हो रही है तो दो ग्रुप्स बटना तो तय है, एक वो लोग होंगे एक हम लोग होंगे, तो ये रीजनलिज्म को बढ़ावा देता है। फोर्थ पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जब हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करते हैं, जो सेंटर के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका डिवीजन किया जाता है। अब किसको किस तरीके से दिया जाए, जो रिलेटिवली डिप्राइव्ड है उन्हें ज्यादा दिया जाना चाहिए, जिनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं उन्हें थोड़ा कम देंगे तो भी चलेगा। बट यहां पे डिस्क्रिशन ऑफ सेंटर जो है वो मैटर करता है कि सेंटर क्या सोचता है, सेंटर किस तरीके से वो सारे रिसोर्सेज देता है। तो यदि किसी स्टेट को, किसी रीजन को ऐसा लगे कि हमारे साथ जो है थोड़ा सा अन्याय किया जा रहा है और हमें रिसोर्सेज उतने नहीं दिए जा रहे जितने हमारे डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, तो ये जो है इंटर स्टेट रीजनलिज्म की एक नींव बन जाती है, बोल सकते हैं उसकी जेनेसिस बन जाती है। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं अगले टाइप के रीजनलिज्म को। सो दैट इज इंट्रा स्टेट रीजनलिज्म। इंट्रा स्टेट का मतलब हो गया उसी स्टेट के अंदर भी रीजनलिज्म डेवलप हो गया।
इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं और कितने टाइप के हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें J&K की, ठीक, जम्मू जो है, जम्मू की जो हिंदू जो पॉपुलेशन है वो चाहती है कि जम्मू स्टेट बनाया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो माइनॉरिटी बन जाते हैं, हिंदूज जो हैं वो माइनॉरिटीज बन जाते हैं। फिलहाल तो ये जो इशू है हम देख सकते हैं कि जैसे ही J&K को एक यूटी बनाया गया है तो थोड़ा सा दबा हुआ है, बट इनकी ये डिमांड्स थी। अब बात कर लेते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की, ठीक है। संबलपुरी, संबलपुरी पीपल, ये कौन से इलाके में रहते हैं? तो ये रहते हैं वेस्ट ओडिशा के इलाके में। ये चाहते हैं कि हमें एक स्टेट मिले, कौशला स्टेट करके, ठीक है। तो ये अपना खुद का एक स्टेट चाहते हैं। तो ये एक रीजनलिज्म आप देख पा रहे हो स्टेट के अंदर ही। एथनिक माइनॉरिटीज, झारखंड जो मूवमेंट था वो क्या था, वो इसी के ऊपर बेस्ड था। तो झारखंड मूवमेंट एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है जब एथनिक माइनॉरिटीज की बात करते हैं। उनके अंदर जो है रीजनलिज्म की भावना पनपी, उन्होंने कहा कि हमें तो अपना एक स्टेट चाहिए और उन्होंने झारखंड स्टेट ले लिया। लेस डेवलप्ड रीजन, एक स्टेट के अंदर भी क्या है, कुछ रीजन लेस डेवलप्ड रह सकते हैं। जैसे कि हमने बात करी दार्जिलिंग की, ठीक है, जिसके लिए क्या बना, गोरखा नेशनलिस्ट लिबरेशन फोरम, GNLF, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो कुछ देर पहले। तो ये हो गया इंट्रा स्टेट रीजनलिज्म, ये चीज आपने देखी। इसके अलावा आप में से कुछ बोलेंगे कि सर एक ऐसा एस्पेक्ट भी है जब वो सिसेशन की डिमांड करते हैं, बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं। तो रीजनलिज्म जो है देखिए अपने आप में थियोरेटिकली वो क्या चाहता है कि हमें थोड़ी सी इंडिपेंडेंस मिले, थोड़े से कुछ राइट्स मिले, जो हमें डिप्राइव किया गया है वो चीज हमें दी जाए। बट जब हम सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज की बात कर लेते हैं, अलग होने वाली टेंडेंसीज की बात कर लेते हैं, तो वो तो बहुत अलग चला जाता है। वो उनकी एस्पिरेशन क्या हो जाती है, वो सब नेशनलिज्म में आ जाते हैं, मतलब नेशन के अंदर अपने आप को एक नेशन समझने लगते हैं, ठीक है। नेशन क्या होता है, किस तरीके से वो मैनिफेस्ट होता है, उसके बारे में भी हम किसी और वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। बट वो चीज जो है हम कह सकते हैं पर्टिकुलरली रीजनलिज्म के अंडर हम कंसीडर नहीं कर सकते। दैट इज फॉर ऑटोनॉमी एज वेल एज फॉर सेसेशन, मतलब हमें तो आप अलग ही कर दीजिए। जैसे पंजाब के अंदर ऐसी एक मुहिम चली, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स के अंदर एक ऐसी मुहिम चली, तो उसे हम बोलते हैं सेसेशनिस्ट मूवमेंट, वो अलग होना चाहते हैं, ठीक। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं सॉल्यूशंस, कि सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पावरमेंट ऑफ लोकल बॉडीज। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज बनाई क्यों गई, आप मुझे ये बताइए। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज सिर्फ इसीलिए बनाई गई ताकि जो जेनेरिक इश्यूज हैं, नॉर्मल इश्यूज हैं, और हम कह सकते हैं ग्रास रूट लेवल पे जो इश्यूज हैं उन्हें वहीं डील कर लिया जाए, वहीं पे उन्हें खत्म कर दिया जाए, ठीक। जब लोकल बॉडीज एकदम एम्पावर्ड होंगी, उनके पास रिसोर्सेज होंगे, उनके पास पावर होंगी, तो आप ये चीज देखिए, क्या वो अपने एक पर्टिकुलर विलेज को या म्यूनिसिपैलिटी की बात करें तो उस म्यूनिसिपल एरिया को प्रॉपर डेवलप नहीं कर लेंगे। और अगर वो उसे डेवलप कर लेते हैं तो ऐसी आप हजारों यूनिट मिलाइए। अगर इंडिया का हर एक विलेज डेवलप हो जाए तो क्या इंडिया अल्टीमेटली डेवलप नहीं हो जाएगा? तो जब सब लोगों की ये जो एस्पिरेशन है कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, तो वो तो पूरी हो जाएगी और फिर वो रिलेटिवली डिप्राइव्ड फील नहीं करेंगे। इस चीज के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोकल बॉडीज को एम्पावर करें, उन्हें पावर दें, ठीक है, उन्हें और ज्यादा एफिशिएंट बनाएं। दूसरी चीज, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जब हम इक्विटेबल की बात करते हैं तो रिसोर्सेज इस तरीके से डिवाइड किए जाने चाहिए कि जिसको ज्यादा नीड्स हैं उसे ज्यादा दिया जाए, जिसे कम नीड्स हैं उसे थोड़ा कम दिया जाए। ऐसे स्टेट अपने आप में डेवलप है कि उसके पास रिसोर्सेज काफी ज्यादा है तो उसे हम थोड़ा कम रिसोर्सेज दे सकते हैं। इसके अंदर चाहिए पॉलिटिकल विल, ठीक है, इसके अंदर आपका अनबायस्ड ओपिनियन होना चाहिए कि आप किसी भी तरीके से जो है बायस तरीके से डिसीजन नहीं ले रहे। जिस स्टेट को जितनी ज्यादा जरूरत है उसे उतना ज्यादा दिया जा रहा है। इवन अगर उसे एडिशनल ग्रांट की जरूरत है तो उसे एडिशनल ग्रांट भी दी जा रही। फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ। जैसे मैंने ब्रिटिशर्स का एग्जांपल लेते हुए आपके साथ शेयर किया था कि ब्रिटिशर्स ने बेसिकली किया क्या कि एक एरिया उन्होंने डेवलप कर लिया जहां से उन्हें रिसोर्सेज मिल रहे थे कि भैया हमें यहां से धनराशि मिल रही है तो इसे डेवलप कर लेते हैं, यहां से तो हमें कुछ मिल नहीं रहा तो इसे क्या है डिप्राइव्ड छोड़ दो, क्या करेंगे डेवलप करके, कुछ हमें मिले तब जाके डेवलप करें। ये थी ब्रिटिशर्स की सोच। बट अब हम तो इंडियंस हैं, हमारी खुद की सरकार है,
तो हमें क्या करना है, इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, सबको साथ लेके चलना है, किसी भी इंसान को पीछे नहीं छोड़ना है, तभी हम बोल पाएंगे कि हमने ग्रोथ की है। अगर हम बोलें कि एक तबका ग्रो कर रहा है, एक सेक्शन ग्रो कर रहा है, उसके पास पैसे आ रहे हैं, एक रीजन के पास पैसे आ रहे हैं, तो वो ग्रोथ नहीं, ठीक है, दैट इज ए सुपरफिशियल डेवलपमेंट, ऊपर ऊपर से डेवलपमेंट है बस वो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, हर एक इंसान डेवलप हो, हर एक रीजन डेवलप हो, तब ये जितनी भी एस्पिरेशन है ये धीरे धीरे दबती हुई चली जाएंगी। फोर्थ पॉइंट, कंस्ट्रक्टिव रिकॉन्सिलिएशन। कंस्ट्रक्टिव रिकॉन्सिलिएशन का मतलब ये हो गया कि अब ऐसा तो है नहीं कि एक दिन अचानक से उठे और उन्होंने हथियार उठा लिए कि नहीं भाई साहब हमें तो ये चीज चाहिए। ये चीजें क्या है, फेजेस के अंदर अनफोल्ड होती हैं, धीरे धीरे आपके सामने आती हैं। पहले वो धीरे धीरे पिटिशंस लिखते हैं, आपसे मांग करते हैं, फिर धरना करते हैं, घेराव करते हैं, और फिर लास्ट स्टेज में जाके हम क्या देखते हैं कि वो लोग जो है वायलेंट हो रहे हैं। तो इतना समय रुकना क्यों? लोकल लीडर्स हैं वहां के, लोकल लीडर्स को बैठाओ, बोलिए भाई साहब आइए न्यू दिल्ली, ठीक है, केंद्र सरकार से बात करिए, केंद्र सरकार उनको समझाएगी कि बताइए आपकी डिमांड्स क्या है, वो उनकी डिमांड सामने रखेंगे, केंद्र सरकार फिर बताएगी कि देखिए साहब ये वाली जो चीज है ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो ये तो नहीं हो पाएगी, बट हम आपके लिए इतना कर सकते हैं। तो जब एक टेबल पे बैठ के चर्चा होगी तो इश्यूज सॉर्ट आउट होंगे। बट इस चीज का वेट मत करिए कि देखा जाएगा या बात ठंडी हो जाएगी अपने आप, नहीं, इश्यूज को सॉल्व कर लीजिए, इशू हमारे हाथ से निकल जाए उससे पहले ही उसे सॉल्व कर लीजिए। बट कई बार क्या होता है कि हम लास्ट में देखते हैं कि सारी चीजें हमने ट्राई कर ली बट हमारा कुछ भी काम नहीं बना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? ऐसी कंडीशन में हमें सपोर्ट लेना है ऑफ पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। दूसरी चीज, इस चीज को नोटिस कर लीजिएगा कि हमारी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इसी तरीके से होनी चाहिए। पहले ऊपर वाली चार जो है उन्हें इंप्लीमेंट करना है, ऐसे नहीं कि आपने पहले ही जाके पुलिस फोर्स लगा दी, ना ना, पहले आपको फोकस इस चीज पे करना है कि आप जो है ऊपर की चीजों को इंप्लीमेंट करें, ठीक है, डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें, उनकी इश्यूज जो है उसे समझने की कोशिश करें, और फिर उसके बाद अगर कुछ भी हल नहीं निकल रहा है तो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की आप मदद लें, ठीक है। सो ये हमने पढ़ लिए सॉल्यूशंस। So this was all about the regionalism. I hope you like this video lecture. और इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और अगर डाउट है तो बिना हिचकिचाए आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।